हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि में। आज की क्लास में मैं आपके लिए पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। दोस्तों, इसके पहले मैंने 2 सेट्स 100 क्वेश्चंस के कंप्लीट करवा दिए हैं। मैंने सारे क्वेश्चन बहुत ही सेलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल रवि स्टडी IQ GK में मिल जाएगा। बढ़ते हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों, ध्यान में रखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 74(1) में ये बोला गया है कि मंत्री परिषद राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए सलाह एवं सहायता प्रदान करेगी। प्रश्न ये उठता है कि मंत्री परिषद ने जो सलाह दिया है राष्ट्रपति को, क्या राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 ये कहता है कि राष्ट्रपति उन सलाहों को मानने के लिए बाध्य है। बाद में पुनः संविधान संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978, और ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए सलाह को एक बार लौटा सकता है। लेकिन मंत्री परिषद पुनः वही सलाह देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को मानना ही होगा, फिर वो मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 111। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ केंद्र में कानून निर्माण का काम करती है संसद, और संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब भी कोई विधेयक प्रस्तुत होता है तो उसको राज्यसभा, लोकसभा से पास होने के पश्चात राष्ट्रपति के पास जाना होता है। राष्ट्रपति के पास कई प्रकार की शक्तियां होती है। हो सकता है कि वो उस विधेयक में हस्ताक्षर कर दे तो वो विधेयक कानून में बदल जाएगा, या फिर वो उस विधेयक को लौटा सकता है, या तो फिर वो उसको अपने पास ही रोक सकता है, और चौथा ये कर सकता है कि वो पुनः विचार के लिए वापस जो है लोकसभा या राज्यसभा को लौटा दे। ये सारी शक्तियों के बारे में हमको बताया गया है अनुच्छेद 111 में। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यदि धन विधेयक होता है तो राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा में वापस नहीं कर सकता। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360 के तहत। देखिए दोस्तों, राज्यपाल को कई प्रकार की शक्तियां हमारे संविधान द्वारा भी दी गई है और संसद द्वारा कानून बनाकर भी दी गई है। लेकिन कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां अचानक से उत्पन्न हो जाए जिसमें राज्यपाल को कुछ ऐसे कार्यों का निर्वहन करना पड़े जिसकी चर्चा ना तो संविधान में की गई है, न संसद के किसी कानून में, तो उस समय सारी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास आ जाती है। उस समय राष्ट्रपति जो है वो कार्यों का निर्वहन करेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर सकता है, और ये बात कहा गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 160 में। बढ़ते हम अपने अगले सवाल की तरफ। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। दोस्तों, इस चीज को समझिए, संसद या विधानसभा का कोई सदस्य अर्थात सांसद या विधायक, MP या MLA यदि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित हो जाए तो वो जिस दिन राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करता है उसकी पुरानी सदस्यता, मतलब MP और MLA की जो सदस्यता है वो अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सांसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल। दोस्तों ध्यान में रखिए, अभिभाषण को स्पेशल एड्रेस भी कहा जाता है। अब हमारे संविधान का अनुच्छेद 87 ये कहता है कि कोई भी सामान्य चुनाव होने के पश्चात संसद में पहला सत्र प्रारंभ होने पर
और दूसरा, प्रत्येक साल के पहला सत्र होने पर राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण देता है। और कहाँ देता है वो? सेंट्रल हॉल में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई सामान्य चुनाव होगा तो जैसे ही पहला सत्र प्रारंभ होगा राष्ट्रपति अभिभाषण देगा, और प्रत्येक साल में जो पहला सत्र होगा उसमें भी राष्ट्रपति जो है वो अभिभाषण देता है। अगला सवाल कर लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत डाकघर संशोधन विधेयक। दोस्तों ध्यान में रखिए, हमारे राष्ट्रपति जिनका नाम था जैल सिंह, जिनका कार्यकाल था 1982 से लेकर 1987 तक, उन्होंने भारत डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। पॉकेट वीटो मतलब क्या किया था उन्होंने? जब ये विधेयक उनके पास आया तो उन्होंने इस विधेयक पर कोई जवाब ही नहीं दिया, उसको अपने पास ही रख लिया। ना तो कुछ हाँ बोला और ना ही मना किया, अपने पास ही रख लिया, और फिर वो विधेयक जो है अपने आप समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई स्टेट है, यहाँ पर कोई क्षेत्र है जहाँ पर अनुसूचित जनजाति रहती है। अब आपको पता ही होगा जो अनुसूचित जनजाति है उनकी अपनी संस्कृति, अपना कस्टम, अपना कल्चर होता है। यदि इनको संरक्षित नहीं किया जाए तो ये जो कल्चर है, ये संस्कृति है, वो लुप्त हो जाएगी। तो क्या किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा इस क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, और उसमें ये बताया जाता है कि अब किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासनिक कार्य किया जाएगा। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 5 लाख रुपए पर मंथ। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिए, 5 लाख रुपए पर मंथ के साथ साथ उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है, जैसे आवास के लिए राष्ट्रपति भवन। आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति भवन में 340 कमरे हैं, और ये जो 5 लाख रुपए दिया जाता है वो भी टैक्स फ्री है। पूरे जीवन फ्री मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती है। बहुत सारी सुविधाएं हैं राष्ट्रपति बनने पर। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति किस पर लागू होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति पर। दोस्तों आपको पता ही होगा राष्ट्रपति को राज्य प्रमुख कहा जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन ये केवल नाम मात्र है। नाम मात्र ही राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि असली जो नेतृत्व करता होता है वो इस देश का प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए कहा गया है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है किंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, क्योंकि राष्ट्र का नेतृत्व जो करता है वो होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल देख लेते हैं हम। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। कब से कब तक? 1957 से लेकर 1962 तक। और जो श्री रामनाथ कोविंद जी हैं वो बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं 2015 से लेकर 2017 तक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? जो राज्य का बिहार रह चुका है फिर वो भारत का राष्ट्रपति बना, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी हैं और श्री रामनाथ कोविंद जी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों ध्यान में रखिए, नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो इस देश के 6वें राष्ट्रपति थे, और इससे पहले वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 1956 से लेकर 1960 तक। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं।
भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वराह वेंकट गिरी। वीवी गिरी कहा जाता है इनको शॉर्ट में। अब देखिए दोस्तों, जो वीवी गिरी हैं वो देश के चौथे नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो वो है 1969 से लेकर 1974 तक। दोस्तों ध्यान में रखिए, 1928 की बात है, ये आज़ादी के पहले की बात है। बंगाल नागपुर रेलवे के श्रमिकों की छटनी किए जाने के विरोध में इन्होंने अहिंसक हड़ताल का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे कम कार्यकाल रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। कब से कब तक? 1967 से लेकर 1969 तक, क्योंकि इनका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति रहे और इनका कार्यकाल था 2002 से लेकर 2007 तक। इनका अगर हम जन्म की बात करें तो वो रामेश्वरम में हुआ है। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में। और ये साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक भी थे। अगला सवाल कर लेते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिस एम हिदायतुल्ला। दोस्तों ध्यान में रखिए, यदि राष्ट्रपति जो है अनुपस्थित है, बीमार है किसी भी तरीके से, यदि वो अपने पद पर नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई। अब यदि सीजेआई भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट का सीनियर मोस्ट जज, जो वरिष्ठ वकील है, वो करता है। तो फिर इसमें क्या पूछा गया है, मुख्य न्यायाधीश में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो वो है जस्टिस हिदायतुल्ला। ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश। आगे देख लेते हैं दोस्तों अगला सवाल, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल राज्यसभा में। दोस्तों ध्यान में रखिए, उपराष्ट्रपति को यदि पद से हटाना है तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। लेकिन यदि राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो हमारे अनुच्छेद 61 में है। और इस महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव जो है वो किसी भी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। जैसे मैंने अभी बताया ही है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो उसकी जगह उनका कार्यभार संभालेगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ये भी नहीं है तो सीजेआई, और ये भी नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज, जो हमारा वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, वो संभालेगा। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्य विधान परिषद के सदस्य। दोस्तों ध्यान में रखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? संसद के निर्वाचित सदस्य, मतलब कि हम बोल सकते हैं इलेक्टेड एमपी, और जो राज्यों में विधानसभा होती है वहां के इलेक्टेड एमएलए। क्लियर है? और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं केवल संसद के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड एमपी, मतलब कि निर्वाचित और मनोनीत एमपी। तो यदि हम देखें तो राज्य में जो विधान परिषद होता है उसके सदस्य जो हैं वो ना तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहे हैं और ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं हम, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 50।
दोस्तों ध्यान में रखिए, लोकसभा में न्यूनतम 50 सदस्य होने पर ही अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा। देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की बात कही जा रही है। अब वो विधान परिषद, राज्यों के विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई आम व्यक्ति, मतलब आप जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ना तो एमपी हैं ना तो एमएलए हैं, क्या आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति आपको भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, लेकिन शर्त ये होगी कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने के पश्चात 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा की सदस्यता आपको ग्रहण करनी होगी किसी भी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मंत्रिपरिषद के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 51वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। देखिए दोस्तों, लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? यदि हम अभी वर्तमान में देखें तो वो है 543, और यदि हम इसके 15% की बात करें तो फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? लगभग 82। तो हमारे मंत्री परिषद में मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो है वो 82 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 257। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है। हमारे यहाँ पर 2 प्रकार की सरकार है, एक है केंद्र सरकार और दूसरा है राज्य सरकार। किंतु अधिक शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका है, जो राज्य सरकार है, वो इस प्रकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा कि केंद्र की शक्तियों पर किसी भी तरीके से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और ये बात कहा गया है अनुच्छेद 257 में। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विधायिका के। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में 2 प्रकार की सरकार है, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। अभी हम बात करते हैं केवल केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका काम करती है कानून बनाने का, कार्यपालिका काम करती है विधायिका ने जो कानून बनाया है उसको लागू करने का, और विधायिका और कार्यपालिका सही काम कर रहे हैं या नहीं ये देखती है न्यायपालिका। कानून बनाने वाली इकाई है हमारे केंद्र में संसद, जिसके 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब इसको लागू करवाने वाले कौन है? यहाँ पर भी है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। अब यदि आप ध्यान से देखें तो राष्ट्रपति संसद का भी अंग है, और ये जो प्राइम मिनिस्टर और मंत्री परिषद है, ये एक्चुअली में होते कौन है? ये होते तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य ही हैं। इसीलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो कार्यपालिका है वो खुद विधायिका के अंतर्गत है, विधायिका के अधीन है। यदि ये जो प्रधानमंत्री है और ये मंत्री परिषद है, लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में अगर बहुमत खत्म हो जाए तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कैलाश नाथ काटजू। दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री। दोस्तों ध्यान में रखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ 11 जनवरी 1966 में। ये गए थे सोवियत संघ, और क्यों गए थे? क्योंकि इन्हें पाकिस्तान के साथ समझौता करना था। अब दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि इनका निधन
हार्ट अटैक का कारण हुआ है और कुछ कहते हैं कि इनको जहर देकर मारा गया है। अब ये तो एक मिस्ट्री ही है कि इनकी मृत्यु किस प्रकार हुई है। अगला सवाल देखते हैं हम। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह जी जो हैं वो प्रधानमंत्री जब थे तो एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। हो सकता है इनके पास कोई दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण काम रहा हो। अगला सवाल करते हैं हम। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिपादन पर आधारित था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महान्यायवादी का अधीनस्थ। देखिए दोस्तों, हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की चर्चा की गई है। महान्यायवादी कौन होते हैं? इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भारत सरकार के वकील होते हैं। ये भारत सरकार को कानून संबंधित सलाह देते हैं और किसी भी कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से केस लड़ते हैं ये। और इन्हीं का जो है असिस्टेंट बोल सकते हैं, इन्हीं के अधीन काम करता है सॉलिसिटर जनरल। लेकिन हमारे देश के संविधान में महान्यायवादी की चर्चा की गई है, सॉलिसिटर जनरल की चर्चा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वी नरहरि राव। दोस्तों याद रखिए, वी नरहरि राव जो हैं वो प्रथम नियंत्रक और महालेखक परीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाधिवक्ता। और इसकी बात की गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 165 में। अब देखिए दोस्तों, जैसे केंद्र सरकार को कानूनी सलाह देता है महान्यायवादी, उसी प्रकार राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए दोस्तों, हमारे संसद में कुल 24 समितियां हैं, जिनमें से 16 जो हैं वो लोकसभा के अंतर्गत कार्य करती है और जो 8 हैं वो राज्यसभा के अंतर्गत कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की गई है हमारे संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। दोस्तों ये क्या करता है? पूरा एक साल अर्थात वित्तीय वर्ष में हुए खर्चों की जांच करता है और उसकी रिपोर्ट देता है। देखिए, ये पूरे देश के वित्तीय खर्च की भी जांच करता है और साथ ही साथ राज्यों के वित्तीय खर्च की भी जांच करता है। जब पूरे देश के वित्तीय खर्च की जांच करता है तो उसकी ये रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है संसद में। और ये जो राज्यों के वित्तीय खर्चे की जांच करता है उसका रिपोर्ट देता है ये राज्यपाल को और राज्यपाल उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है राज्यों के विधानमंडल में। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये जो कैग है एक्चुअली में एक साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, वित्तीय वर्ष, उस एक साल के खर्चे का पूरा ब्यौरे का जांच करता है और उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। केंद्र में रिपोर्ट देता है ये राष्ट्रपति को और राज्यों में रिपोर्ट देता है ये राज्यपाल को। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संचित निधि परल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल स्वामी अयंगर। दोस्तों ध्यान में रखिए, संचित निधि अर्थात ये भारत सरकार का अकाउंट होता है। जैसे कि आप लोगों का अपना पर्सनल अकाउंट होगा जिसमें आप लोगों की जो भी कमाई होती होगी उसको आप उस बैंक अकाउंट में जमा करते होंगे और जब भी खर्च करने की ज़रूरत पड़ती होगी आप अपने अकाउंट से पैसा निकाल लेते होंगे। ठीक वैसे ही ये भारत सरकार का अकाउंट होता है। भारत सरकार को किसी भी तरीके से जब पैसा मिलता है, चाहे वो टैक्स के थ्रू मिले या उसने किसी को ऋण दिया है उससे जो ब्याज मिले, ये सब भारत की संचित निधि में जमा होता है और जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इसी संचित निधि से निकाला जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केटी शाह का। दोस्तों ध्यान में रखना, केटी शाह जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य थे जो कि बिहार से चुने गए थे। और यदि हम बात करें ये जो संविधान सभा के सदस्य थे, ये दो समितियों के सदस्य थे। कौन कौन से? एक थी सलाहकार समिति और दूसरी समिति थी मौलिक अधिकारों की उप समिति। अर्थात केटी शाह संविधान सभा के सदस्य थे जिसमें वो दो समितियों के सदस्य थे, एक तो सलाहकार समिति भी और दूसरा मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार सवर्ण सिंह समिति। दोस्तों याद रखिए, सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और यदि हम मूल कर्तव्य की अभी वर्तमान में बात करें तो वो हमारे भारतीय संविधान का भाग 4A है जिसमें अनुच्छेद 51A है और इसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। और मूल कर्तव्य की जो अवधारणा ली गई है वो USSR से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। दोस्तों ध्यान में रखिए, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में एक नया अध्याय संविधान में जोड़ा गया जो था भाग 4A और एक नया अनुच्छेद 51A। इसको मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में जोड़ा गया जिसमें कुल 10 मूल कर्तव्य थे। कौन कौन से? देखिए 51 का ए से लेकर जे तक। बाद में फिर से संविधान में संशोधन किया गया 86 और वो कब किया गया? 2002 में। अब इसमें एक और मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य ये जे के बाद के को जोड़ा गया। तो टोटल कितने हो गए? 11 मूल कर्तव्य। अगला सवाल करते हैं। मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है कुछ नैतिक कर्तव्य भी होते हैं जैसे कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और नागरिक कर्तव्य भी होते हैं जैसे कि हमारे राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं हम। मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नैतिक कर्तव्य। देखिए दोस्तों, मूल कर्तव्य जो है आर्टिकल 51A के बी में ये बोला गया है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो हमारे सेनानी थे उनके जो आदर्श थे उनको हमेशा सम्मान करना है और ये हमारा कर्तव्य है। तो ये एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51 क के 5 में। इसको हम ये भी बोल सकते हैं आर्टिकल 51 क्लॉज ए का सब क्लॉज ई। ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मूल कर्तव्य किन पर लागू होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल नागरिकों पर। दोस्तों ध्यान में रखिए, जो मौलिक अधिकार होते हैं, राइट्स जो होते हैं, वो भारतीय नागरिकों को तो दिए ही जाते हैं, साथ ही कुछ अधिकार जो हैं वो विदेशी नागरिकों को भी देते हैं जो इस देश में रह रहे हैं। लेकिन जो मूल कर्तव्य है वो केवल नागरिकों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। दोस्तों हुआ क्या था, केरल में एक स्कूल है, वहाँ 3 बच्चे थे। वो किसी पर्टिकुलर धर्म को मानते थे
जब स्कूल में राष्ट्रगान गाया गया तो वो बच्चे खड़े तो हो गए लेकिन गाने से मना कर दिए, वो नहीं गाए। उसके बाद वहाँ की प्रिंसिपल ने, वहाँ स्कूल के हेड ने उनको स्कूल से निकाल दिया। बाद में वो बच्चे जो हैं कोर्ट गए और फिर ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो बच्चे खड़े हुए, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि वो राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। वो नहीं गाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो राष्ट्रगान का अपमान कर रहे थे। तो यही एक केस था बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य, और ये केस जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो आया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष मतदान से। देखिए दोस्तों, जो निर्वाचन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, जनता सीधा जो है वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जैसे कि लोकसभा चुनाव में, जैसे कि विधानसभा चुनाव में। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या होता है, जनता डायरेक्ट नहीं चुनती है, जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है वो प्रतिनिधि जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, एमपी और एमएलए, और वो भी होने चाहिए इलेक्टेड। तो ये जो है जनता ने चुना है इनको, तो ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और ये प्रतिनिधि जो हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसलिए राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष मतदान से हुआ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं, मतलब इलेक्टेड होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 50 निर्वाचकों द्वारा। ये क्यों प्रावधान किया गया? ताकि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गैर गंभीर व्यक्ति जो है वो भाग ना ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। देखिए दोस्तों, जो राज्य की विधान मंडल होती है उसके भी दो ही सदन होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। इसको निम्न सदन कहा जाता है और इसको उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, और विधान परिषद को ही उच्च सदन कहा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन अर्थात कि विधान परिषद का सदस्य हो तो फिर वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभाएं। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं? एमपी और एमएलए। ये जो एमएलए होते हैं वो राज्यों के विधानसभा से होते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया आती है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें केवल एमपीज भाग लेते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर। दोस्तों याद रखिए, सीटों का आवंटन जो है वो जनगणना के आधार पर किया जाता है और 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों का आवंटन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी विधेयक के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। देखिए दोस्तों, जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, वो वोट में भाग नहीं लेता, लेकिन यदि पक्ष और विपक्ष में बराबर मतदान हो जाए, टाई हो जाए, तो फिर वो वोट देगा और निर्णायक मत कहलाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। याद रखिए दोस्तों, लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था 1952 में, और जिसके प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे जीवी मावलंकर। और यदि इनके अध्यक्ष होने के कार्यकाल की बात करें तो वो था 1952 से लेकर 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 वर्ष। दोस्तों ध्यान में रखिए, इसको लोकसभा की वित्तीय समिति भी कहा जाता है। ये समिति क्या करती है? भारत सरकार जो 1 साल के खर्चे का जो अनुमान लगाती है, ये समिति उसकी जांच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। दोस्तों याद रखिए, राज्य की विधानसभाओं द्वारा ही राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25, जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिए, संसद में सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, और ये जो विशेषाधिकार समिति है वो ये जांच पड़ताल करती है कि किसी प्रकार से विशेषाधिकार का हनन तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 12। दोस्तों ध्यान में रखिए, इसकी बात संविधान के अनुच्छेद 80 में कही गई है, और ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य हैं वो किन क्षेत्रों से आते हैं? वो विशेष अनुभव रखते हैं साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से। इन चारों क्षेत्रों में विशेष अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरगिस दत्त। दोस्तों ध्यान में रखिए, नरगिस दत्त जो है अभिनेता संजय दत्त की माताश्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीरा कुमार। दोस्तों ध्यान में रखिए, ये लोकसभा की 15वीं अध्यक्ष थी और इनका कार्यकाल रहा है 2009 से लेकर 2014 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? इसका सही आंसर लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। दोस्तों ध्यान में रखिए, जो लोकसभा का सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में होता है, और यदि हम इसके प्रशासनिक प्रमुख की बात करें तो वो कौन होता है? लोकसभा का महासचिव। यदि अभी वर्तमान में देखा जाए लोकसभा के महासचिव तो वो हैं उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान। अब देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन में संविधान आ जाए तो कोई और ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। संविधान से ऊपर अगर हम बात करें तो फिर वो होती है देश की जनता, लेकिन जब तक जनता ऑप्शन में ना हो, देश का संविधान जो है वो सर्वोच्च होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि पर कौन सा व्यय भारित नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महान्यायवादी का वेतन। दोस्तों ध्यान में रखिए, महान्यायवादी को वेतन दिया ही नहीं जाता, उनको दिया जाता है पारिश्रमिक। पारिश्रमिक अर्थात पर केस के हिसाब से इनको पैसा दिया जाता है, और इनको बाद में जो है पेंशन भी नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक संसद के किस सदन में पुनर्स्थापित किया जाता है? और इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए केवल लोकसभा में। ध्यान रखिए, धन विधेयक को लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसकी परिभाषा दी गई है संविधान के अनुच्छेद 110 में। और ये भी ध्यान में रखिए, इन्हें केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विधानसभा में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर राज्य विधानमंडल की बात की जा रही है। अब राज्य विधानमंडल में अगर धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो वो केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। और इसके लिए राज्यपाल से सिफारिश लेनी पड़ती है। राज्यपाल की सिफारिश पर ही धन विधेयक राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और यदि हम केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आर्थिक कार्य विभाग। नाम से ही समझ में आ रहा है, आर्थिक धन से संबंधित कार्य विभाग जो है वो बजट की रूपरेखा को तैयार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत की संचित निधि में। पहले ही बताया मैंने आपको, संचित निधि अर्थात ये भारत सरकार का अकाउंट है। भारत सरकार को कर से जो भी धन मिले, उसने किसी अन्य को ऋण दिया है, उससे जो ब्याज मिले, सारा पैसा जो है वो भारत की संचित निधि में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। अब दोस्तों ध्यान में रखिए, इस साल जो है वो कब आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया? 31 जनवरी 2023 को। और बजट कब प्रस्तुत किया है? अगर हम बजट की बात करें तो वो प्रस्तुत किया गया है 1 फरवरी 2023 को। क्लियर है? मतलब बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों इसकी बात की गई है संविधान के अनुच्छेद 110 के क्लॉज 3 में। देखिए, लोकसभा ही जो है वो अंतिम निर्णय लेता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है, धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों ध्यान में रखिए, इस समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और ये सभी जो हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। इस समिति का, यदि हम समिति के अध्यक्ष की बात करें तो उसका चुनाव करता है लोकसभा का स्पीकर। क्लियर है? और ये संसद की सबसे बड़ी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संसद के किसी भी सदन में। अब देखिए दोस्तों, कोई भी कानूनी विधेयक बोल रहा है तो फिर तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी जो है सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि धन विधेयक बोलता तब वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6 महीने का। देखिए दोस्तों, संसद में एक साल में सामान्यतः 3 सत्र, 3 अधिवेशन होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए, एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ठीक है, बजट सत्र जो है वो फरवरी मई के महीने में रहता है, मानसून जो है वो जुलाई अप्रैल और जो शीतकालीन सत्र है वो नवंबर दिसंबर में। लेकिन ध्यान में रखिए, मिनिमम कम से कम जो है एक साल में 2 सत्र तो होने ही चाहिए। सामान्यतः 3 होता है लेकिन कम से कम 2 तो होना ही चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बिना संसदीय स्वीकृति के। दोस्तों ध्यान में रखिए, एक होता है संचित निधि और दूसरा होता है आकस्मिक निधि। संचित निधि में जो प्रमुख होता है वो होता है संसद और आकस्मिक निधि में जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। इसलिए आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति जो है वो बिना संसदीय स्वीकृति के भी व्यय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होता है?
और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन में। दोस्तों, किसी भी विधेयक को अधिनियम में बदलने के 4 स्टेज होते हैं और उसके पश्चात वो अंतिम चरण में जाता है राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर कर देता है तब विधेयक जो है वो अधिनियम में बदल जाता है। तो जो आम बहस होता है ना, वो सेकंड स्टेज में होता है, द्वितीय वाचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समापन प्रस्ताव के नाम से। याद रखिए, समापन प्रस्ताव को ही कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिन तक। दोस्तों, बात की जा रही है धन विधेयक की, तो धन विधेयक में राज्यसभा के पास बहुत अधिक शक्ति नहीं होती है। राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकता है, लेकिन अगर कोई अन्य विधेयक जाता ना राज्यसभा के पास तो वो 6 महीने तक भी उस विधेयक को अपने पास रोक सकता है। धन विधेयक में ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 249। देखिए दोस्तों, ध्यान में रखिए, हमारे यहाँ पर 7वीं अनुसूची है जिनमें 3 प्रकार की लिस्ट दी गई है। एक लिस्ट मतलब सूची, संघ सूची, राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। क्लियर है? संघ सूची में जितने विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाती है संसद। राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून बनाती है राज्य की विधायिका, और समवर्ती सूची में जितने विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाती है संसद और राज्य की विधायिका दोनों। अब क्या होता है, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के पास ये शक्ति होती है कि वो संसद को एम्पावर कर सके, संसद को ये शक्ति दे सकता है कि वो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पर भी कानून जो है बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 4थी अनुसूची किस प्रकार की प्रावधान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। दोस्तों, ध्यान में रखिए, हमारे संविधान में कुल 10 अनुसूचियां हैं, जिसमें 4थी अनुसूची बताती है कि कौन कौन से राज्य से राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रकार प्रावधान निर्धारित करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 105। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात की जा रही है संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार देने की। संसद के सदस्यों के पास क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं? एक होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। संसद में सदस्य जो हैं वो बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस भी है, लेकिन बोलने का अधिकार तो है। साथ ही साथ दूसरा अधिकार ये भी दिया गया है कि संसद में यदि कोई वो बात करते हैं, किसी भी प्रकार की अगर वो अपनी बात रखते हैं तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आपने ये कहा था। तो ये सारे अधिकार जो हैं वो संसद के सदस्यों को दिया जाता है, और इसकी बात कहाँ पे की गई है? संविधान के अनुच्छेद 105 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 253। दोस्तों, ध्यान में रखिए, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है, तो उससे संबंधित कानून जो है वो संसद बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ला को हमारे 4 राज्य जैसे कि दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर कलकत्ता में अपना कंपनी जो है स्थापित करना है, तो उससे संबंधित जो भी कानून है वो देश का संसद बनाएगा। किसी भी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता करना हो, अब वो विषय भले ही राज्य सूची में दिया गया हो, राज्य सूची के अंतर्गत आता हो, लेकिन अगर वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से जुड़ा हुआ है तो उस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार जो है वो संसद को दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 2026 तक। दोस्तों, ये जो वर्ष 2026 तक जो है 1971 की जनगणना पर ही आधारित रहेगा हमारे राज्यवार सीटों का आवंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 29, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? 6। झारखंड की बात करें तो लोकसभा की 14 सीट है और जिसमें एसटी के लिए रिजर्व सीट है 5। उड़ीसा में है लोकसभा की 21 सीट, एसटी के लिए रिजर्व है 5। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट और एसटी के लिए रिजर्व है 4। तो ध्यान में रखिए इसको, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को कौन मनोनीत करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। दोस्तों, मनोनीत करता था, अब मनोनीत नहीं करता। जब नरेंद्र मोदी सरकार आई तो उन्होंने 2 आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करने की जो परंपरा थी, जो प्रावधान था, उसको हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, ध्यान में रखिए, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ लोकसभा और राज्यसभा की प्रतिनिधि भी उतने ही ज़्यादा होंगे। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा से कुल सीटें आती है 80 और राज्यसभा से जो है वो कुल सीट आती है 31। ये सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है। जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक होंगी वहाँ लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि सबसे अधिक होंगे। बिल्कुल सामान्य सी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य से आती है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। कितनी सीटें आती है महाराष्ट्र से? 48। उत्तर प्रदेश का तो मैंने अभी बताया ही है, उत्तर प्रदेश से आती है 80 सीटें। अब यूपी के बाद महाराष्ट्र की जनसंख्या ही सबसे अधिक है, इसलिए यूपी के बाद जो है वो महाराष्ट्र से ही लोकसभा की सर्वाधिक सीटें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। दोस्तों, ये याद रखिए, ये जो डेट है ना, उसमें लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में बिहार को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों को आवंटित सीटों के योग के बराबर है? अब इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। अब देखिए दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लोकसभा सीटों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में है लोकसभा की 11 सीटें और मध्य प्रदेश में है लोकसभा की 29 सीटें। जोड़ दोगे तो आएगा 40 और इसको मिलाकर होता है बिहार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 वर्ष। दोस्तों, ध्यान में रखिए, राज्यसभा के सदस्य पूछ रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और लोकसभा के सदस्य, उसके मेंबर का भी कार्यकाल होता है 5 वर्ष। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। अभी हमने देखा भी था इसको, आर्टिकल 249 में ये बोला गया है कि राज्यसभा जो है वो संसद कोई ऐसा एम्पावर कर सकता है कि जो राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कानून संसद बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। जब वह मंत्री किसी मामले में तथ्य को रोकता है और दूसरा जब वह मंत्री किसी तथ्यों का गलत वर्णन करता है। इन दोनों मामले में
मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18 वर्ष। दोस्तों, वयस्क होने की आयु भी 18 वर्ष है और मतदान देने की भी आयु 18 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 घंटा। दोस्तों, ध्यान में रखिए, ये जो शून्यकाल की अवधि होती है, जिसको शून्यकाल कहा जाता है, इसमें सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाया जाता है। लेकिन कौन से सवाल पूछे जाएंगे, इसकी सहमति ली जाती है स्पीकर से। यदि स्पीकर बोलेगा ठीक है ये सवाल पूछा जा सकता है, तो वो सवाल पूछा जाएगा। अगर स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर मना कर दे कि ये सवाल नहीं पूछा जा सकता, तो फिर वो सवाल नहीं पूछा जाएगा। वैसे ये जो अवधि है ना, वो दोपहर के 12 बजे से शुरू होती है। ये प्रश्नकाल के बाद और ये जो सामान्य कार्य रहता है उसके पहले शुरू होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायिक समीक्षा से। दोस्तों, न्यायिक समीक्षा को इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। मतलब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है। संसद की बात की गई है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। संसद अगर कोई कानून बनाए और यदि वो संविधान के खिलाफ हो, संविधान के साथ सहमति नहीं रखता हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी न्यायिक समीक्षा करेगा और उस कानून को शून्य घोषित कर देगा। तो इसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। और यही न्यायिक समीक्षा जो है वो संसद की संप्रभुता, मतलब संसद ही प्रभु है, इसको प्रतिबंधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, ध्यान में रखिए, संयुक्त अधिवेशन की बात संविधान के अनुच्छेद 108 में कही गई है। और इस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। सवाल ये आता है कि राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाया ही क्यों जाता है? देखिए, जब भी कोई बिल प्रस्तुत हो और वो किसी एक सदन से पास हो जाए और दूसरे सदन में अटक जाए, तब बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, सेंट्रल हॉल, संयुक्त कक्ष में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधि नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति में। क्योंकि दोस्तों, इस सभा में लोकसभा के सदस्य होते हैं और कुल सदस्यों की संख्या होती है 30। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए इस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, बिना किसी राज्य की सहमति से। अब देखिए दोस्तों, जहां पर बात आ जाए अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौतों की, सारा पावर चला जाता है देश की संसद के पास। वहां पर राज्य की विधायिका या राज्य के जो सरकार होते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होगी। जहां पर अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता आएगा, वहां पर फिर पूरा पावर जाएगा केंद्र सरकार के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संसदीय समितियों के माध्यम से। दोस्तों, ध्यान में रखिए, समितियां बनाई ही इसलिए जाती है ताकि वो नियंत्रण कर सके प्रशासन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार द्वारा लोकसभा में अपने बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव द्वारा ही लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, दहेज उन्मूलन विधेयक पर।
दोस्तों ये संयुक्त बैठक जो है बुलाई गई 1961 में और उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ध्यान में रखिए। तब दहेज उन्मूलन विधेयक पर लोकसभा या राज्यसभा में जब बात नहीं बन पाई तब संयुक्त बैठक बुलाया गया 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष को। दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं आपके लिए 2 टेस्ट के क्वेश्चन ला रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। पहला क्वेश्चन है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आप मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में। और सेकेंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका भी आंसर मुझे दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। अच्छा दोस्तों आप ध्यान में रखिए, हमारे पेड पीडीएफ की वेबसाइट लॉन्च हो गई है। आप इस वेबसाइट को नोट कर लें। दोस्तों आपको इस वेबसाइट पर हमारी वार्षिक 2022-2023 करेंट अफेयर्स और हर सब्जेक्ट की पेड पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हम अपने अगले सेशन में फिर से 100 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यदि आपका कोई भी सजेशन हो, किसी भी प्रकार का सजेशन हो, आप मुझे कमेंट पर बताइए। आपका एक एक सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।